आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में ही देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB एग्जाम 24 जनवरी 2021 को हुआ था, उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपका AIB 19 का एग्जाम है। अगर आपको AIB 19 एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आप हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा था AIB 18 का एग्जाम हुआ था, 52% बच्चे फेल हुए थे, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। हम आपको बताएंगे रणनीति क्या है। उसके लिए तो आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहे। अगर आपको हमसे बात करनी है या हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो बहुत कम फीस रखी गई है आप लोगों के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकालना है। आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर की PDF और जो भी आपके डाउट है क्लियर किए जाएंगे। इतनी अच्छी सिंपल सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर होगा, इतनी गारंटी हम देते हैं। उन्हीं लोगों के आप वीडियो देखिए जिन्होंने AIB एग्जाम क्वालिफाई किया है, LLM की है, नेट JRF की तैयारी कर रहा है। एरा गैरा नत्थु गैरे के वीडियो देखोगे तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कभी नेट JRF का एग्जाम नहीं दिया, AIB का एग्जाम कभी क्वालिफाई ही नहीं किया है। केवल आपको भ्रमित करने के लिए वीडियो बनाते हैं, जिससे व्यू आ सके और पैसा कमा सके, उनका उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके और आप कोई भी एग्जाम हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। चलिए अब हम देख लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार के पूछे जाते हैं AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम में। पहला प्रश्न पूछा गया, क्षतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित है। यहां पर क्षतिपूर्ति अनुबंध आया है तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पूछा गया है। क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 में परिभाषित है, इसलिए इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, पीक बनाम गुरीन किस संदर्भ में संदर्भित एक प्रसिद्ध मामला है। A ऑप्शन जबरदस्ती, B धोखाधड़ी, C तथ्य की गलती, D कानून की गलती। यह एक प्रकार का फ्रॉड है, यानी कि इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया है। इस केस का नाम है नवजोत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। इसके बाद चौथा पूछा गया था एग्जाम में, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC। इस बार तो IPC, BNS, पुराने लॉ, नए लॉ दोनों पूछे जाने हैं, इसलिए AIB एग्जाम 19 को हल्के में नहीं लेना। अगर आपने हल्के में ले लिया तो इस बार 60% बच्चे फेल होंगे AIB 19 के एग्जाम में, क्योंकि न्यू लॉ और पुराने लॉ जिससे आपका सिलेबस इंक्रीज हुआ है, बड़ा है।
के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इसका ए ऑप्शन है भारत में या उससे परे किसी भी स्थल पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक। बी, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहां भी हो। सी, भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को निशाना बनाकर अपराध करता है। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका, उपरोक्त सभी। पांचवा, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? पेटेंट योग्य नहीं है। ए ऑप्शन, किसी या बागवानी तक तरीका। बी, सूचना की प्रस्तुति। सी, एकीकृत परिपथों की स्थल कृति। डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद छठवां, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? इसने लिया है ब्रिक्स, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सातवां, अनुराधा भासीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है, जिसके लिए एक रिट जारी करने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन, सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई। यही उद्देश्य था। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला आया था जो 2020 में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आठवां, किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया गया है? इसका जो ए ऑप्शन है जस्टिस KS पुट्टास्वामी, बिल्कुल नहीं है। यह श्रेया सिंघल का मामला था जिसमें 66A को खत्म या खारिज किया गया। डी ऑप्शन सही है, श्रेया सिंघल। बहुत चर्चित मामला है, रट लीजिए। इसके बाद नौवां, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 5। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 न्यायाधीश। इसके बाद 10वां, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? ए ऑप्शन, ओलियम गैस का रिसाव। दोस्तों, MC मेहता ओलियम गैस के रिसाव से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां, AK कृपाक बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है। यह मामला पूर्वग्रह की संभावना, यानी कि ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है इसका। 12, प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किस आधार पर किया जा सकता है? ए ऑप्शन, अधिकारित का सिद्धांत। बी, मालाफाइट्स का सिद्धांत। सी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा का बहिष्करण। डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि तीनों सही है। डी ऑप्शन सही है। 13,
मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार, यानी कि दोस्तों मिताक्षरा कानून उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत की गई थी। धारा 6 में कहा गया था बेटियों को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। धारा 6 ए ऑप्शन सही है इसका। 14 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? धारा 5 संबंधित है शर्तों से। 5 शर्त हिंदू विवाह की शर्त, डी ऑप्शन सही है साथियों। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए 40-50 प्रश्न तो कॉमन सेंस पर आधारित पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे किस प्रकार जल्दी से जल्दी एग्जाम में प्रश्नों के आंसर ढूंढने हैं डायरेक्ट से, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा और आप भी एक सक्सेसफुल अधिवक्ता बन पाओगे। इसलिए आप लोग अगर हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर करिए। 15वां विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह, दोस्तों हमने आपको सपेंडा रिलेशनशिप पढ़ाया था। हिंदू विवाह में पिता की 5वीं पीढ़ी तक शादी नहीं की जा सकती है और माता की 3री पीढ़ी तक शादी नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर तो मामा के 21 साल के बेटे से, यानी कि पहली ही पीढ़ी है, इसलिए यह शादी शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। सी ऑप्शन सही है। 16 पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा, यानी कि सीपीसी की धारा 11 में बताया गया है प्रांग न्याय के सिद्धांत के बारे में। सी ऑप्शन इसका सही है। 17 सीपीसी की धारा 14 के तहत निपटा है। इसका जो बी ऑप्शन है विदेशी निर्णयों के रूप में अनुदान, बिल्कुल सही है। 18 दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। यानी कि ए नाम का व्यक्ति दिल्ली में रहता है और बी के ऊपर मानहानि का बयान देता है कोलकाता में, तो बी ए के ऊपर या तो दिल्ली में या कोलकाता में, दोनों जगह में से किसी एक पर मुकदमा कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 19 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? धारा 164 के बयान के नाम से इसे जाना जाता है। अगर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होते हैं उसे 164 के बयान के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। और जो पुलिस के समक्ष होते हैं उसे 161 के बयान कहते हैं। 20 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ... के तहत की जा सकती है। धारा 83 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 21 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा ... के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। धारा 205 सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22
अनुच्छेद 265 ए से लेकर अनुच्छेद यानी कि धारा प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद गलत लिखा है, सेक्शन होना चाहिए। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, सेक्शन है अध्याय 21A प्ली बार्गेनिंग से संबंधित है। ना तो ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है खोज और बरामदगी, बिल्कुल नहीं है। डी प्ली बार्गेनिंग, डी ऑप्शन सही है इसका। 23 आदतन अपराधी यानी कि जिसकी आदत पड़ चुकी है अपराध को करने की, अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? सीआरपीसी की धारा 110 यानी कि बी ऑप्शन सही है। 24 अनुभाग 10 SH का संबंध निम्नलिखित में से किस में से है? ए ऑप्शन कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना, बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है इसका। 25 किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? ए ऑप्शन धारा 178, बी 469, सी 478, डी 168। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 168 के तहत निपटा जाता है। 26 डिक्री धारक का अर्थ है? ए ऑप्शन कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है, यही है डिक्री धारक का तात्पर्य यानी कि अर्थ। ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 27 स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। एसिड फेंकना आईपीसी की धारा 326B से संबंधित है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 120 में तो आपराधिक षड्यंत्र का दंड बताया गया है 509 प्रयत्न, और 295B धर्म से संबंधित है यानी कि धार्मिक भावनाओं को उकसाने से संबंधित, इसलिए एसिड से संबंधित 326B धारा है। 28 ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़ कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी बरते जाने के कारण, यानी कि ए ने उचित सावधानी बरती फिर भी उसको लग गई, तो कोई अपराध नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन ही सही होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। 29 ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र पर ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ए ने अपराध के तहत अपराध किया है। यह संबंधित है धारा 192 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम क्वांटम मेरिट का सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, सी ऑप्शन ही सही है, क्वांटम मेरिट। 31, समझौता क्या है? समझौता क्या है? आपके कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। ए ऑप्शन, एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। बी, कानून द्वारा लागू करने योग्य। सी, लागू करने योग्य अनुबंध। डी, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। एक वादा और दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे, यह समझौता है। यानी कि ए ऑप्शन। कम से कम 40-50 प्रश्न कॉमन सेंस पर आधारित पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉमन सेंस है तो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा। हम बताएंगे किस प्रकार जल्दी से जल्दी एग्जाम में ढूंढना है, इसलिए आप हमारी कोचिंग क्लास जरूर ज्वाइन करें। 32, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। यह 32 नंबर का पूछा गया, भूमि उद्धरण से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। बी, पृथ्वी से जुड़ी चीजें। सी, चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी जो कि पृथ्वी से जुड़ी हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 33, बेकार या किसी योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है। ए ऑप्शन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32। बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30। सी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। डी, धारा 31। इसका जो सी ऑप्शन है, धारा 35, बिल्कुल सही है। इसके बाद 34, XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। XYZ ज्वाइंट रूप से वादा करते हैं 50,000 रुपए की राशि का भुगतान का। बाद में XY आप प्राय हो जाते हैं। क्या ये भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है? ए ऑप्शन, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मजबूर। ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 35, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जमानत। बी ऑप्शन सही है। 36, विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार है, बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 37, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित मामला है? ए ऑप्शन, क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक का मामला। बी ऑप्शन, निरहंदु दत्त मजुमदार बनाम एम्परेयर। सी, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही है। इसके बाद 38,
जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है? धारा 295। हमने इसके पहले आपको बताया था, धारा 295 धर्म के अपमानजनक शब्दों से है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 39 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है, यानी कि सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ए मौत की सजा नहीं दे सकता, बी आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, हम देखना चाहते हैं आप कितना पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करें। 40 नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? ए ऑप्शन 21A, बी 15, सी 21B, डी 83। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी 1908 के नियम 46 के आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। ए ऑप्शन आईटी ऑर्डर, बी गणेशी ऑर्डर, सी डिक्री होल्डर का आदेश, डी बैंक का आदेश। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, गणेशी ऑर्डर। इसके बाद 42 सीपीसी के तहत आदेश 35 की धारा 88 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह धारा संबंधित है इंटरवर्ती ऑर्डर, अंतर्वर्ती आदेश से, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। इंटरप्लीडर सूट 43 भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन किया गया था। यह गठन किया गया था 1988 में। ए ऑप्शन इसका सही है। 44 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? इसका जो डी ऑप्शन है उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद 45 हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती। जस्टिस कृष्ण अय्यर केस का नाम क्या है? 45 इसका जो नाम था गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा, यानी कि सी ऑप्शन सही था। इसके बाद 46 एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपरोक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। ए ऑप्शन
बर्खास्त निर्वहन और छटनी। बी, बर्खास्त रिहाई छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। सी, साधारण रूप से छुट्टी करना। डी, विशेष रूप से बर्खास्त करना और छटनी। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। 47, देवकृत का मतलब है, यानी कि जो भगवान द्वारा होता है, एक्ट ऑफ गॉड। ए ऑप्शन है, भगवान द्वारा किया गया कार्य देवकृत है। 48, टॉर्ट के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है। इसका ए ऑप्शन है, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगर पालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 49, टॉर्ट में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। उन्हें जाना जाता है टॉर्ट होल्डर्स। यानी कि इसका आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका सी ऑप्शन हमने गलत बताया है, लेकिन हम देखना चाहते हैं आप लोग कितना तैयार हो AIB 19 एग्जाम के लिए। कमेंट कीजिए 49 नंबर का कौन सा है, इस प्रकार कमेंट करना है। क्वेश्चन का नंबर भी डाल देना है। 50, ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है। हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? ए ऑप्शन धारा 12, बी 6, सी 3, डी 5। यह आती है धारा 6 के अंतर्गत। बी ऑप्शन सही है। 51, साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दस्तावेजी साक्ष्य से। बी मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण से। सी ऑप्शन स्वामित्व के रूप में प्रमाणन का बोझ। डी ऑप्शन अपराध का प्रमाण। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? 113 ए संबंधित है। डी ऑप्शन एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुदान। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 53, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्त के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया। दोस्तों, जीवित वसीयत और इच्छा मृत्यु का मामला संबंधित है कॉमन कोर बनाम भारत संघ के मामले से। यह काफी महत्वपूर्ण है। इच्छा मृत्यु से संबंधित मामला, यानी कि स्वयं मौत कर लेना, कॉमन कोर बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। इसके बाद 54, निम्नलिखित
अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है, संविधान का 310 अनुच्छेद। इसका जो डी ऑप्शन है, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत, सही है डी। 55 चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार, ए ऑप्शन अनुच्छेद 19 ए है। आरटीआई लगाने का अधिकार, आपको जानने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 ए, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 56 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? इसका ए ऑप्शन है स्थिति और अवसर, बी विचारधारा, अभिव्यक्ति, धारणा, आस्था और पूजा की, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना, डी न्याय, सामाजिक, आर्थिक। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन है। इस प्रकार कमेंट करना है। 56 का ए है, बी है, सी है, डी है। इस प्रकार कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी देख लीजिए इस प्रश्न को 56 नंबर का और कमेंट कीजिए। इसके बाद 57 प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा 7 वर्ष से कम है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। 58 सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहती है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1952 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा है? ए ऑप्शन नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, बी ऑप्शन राज सिंह बनाम राज्य के मामले में 1998। इसका बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 59 सवाल यह है कि ए बी को 1000 रुपए देता है, ए देता है बी को 1000 रुपए। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है? ए ऑप्शन वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा, ए ने सी को उधार देने के लिए कहा है। बी ऑप्शन ने की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा, मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपए का बकाया है। सी बिना कोई जवाब दिए चला गया। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन है, तीनों सही है भाइयों। 60 इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। धारा 25 साक्ष्य अधिनियम की, बी 26, सी 27, डी 29। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन।
61। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर हस्तलिखित लिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसी विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, को प्रासंगिक तथ्य यानी कि फैक्ट माना जाएगा। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा है। ए ऑप्शन धारा 42, बी ऑप्शन धारा 45, सी 50, डी ऑप्शन धारा 55। इसका जो धारा 45 है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन धारा 45। इसके बाद 62, जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य की कौन सी धारा लागू होती है? धारा 115 लागू होगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 63, मध्यस्थता अधिनियम 1996 निर्देशित करता है। ए ऑप्शन 1940 के एक्ट को, 1937 के एक्ट को, सी 1961 के एक्ट को, डी उपरोक्त सभी को निर्देशित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64, संसद विधान के 323 ए के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है। इसका जो बी ऑप्शन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)(b) बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 66, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो ए ऑप्शन बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, बिल्कुल। बी अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, सी ऑप्शन भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए। डी उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67, इंडिया जो कि एक भारत है, राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में बताया गया है राज्यों का संघ है भारत, जिसका नाम इंडिया या भारत होगा और कोई नाम नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन सही है। 68, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 में अदालत ने यह फैसला किया कि उन सभी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है
जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 69, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। इसका ए ऑप्शन है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता है। बी, इस तरह की मिलावट संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सी, किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। इसका सी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 70, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता। ए ऑप्शन वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी फॉरेस्ट डेवलप वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006, सार्वजनिक देयता बीमा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। 71, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को ... के रूप में जाना जाता है। धोखा या ठगना। सी ऑप्शन सही है। 72, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन यानी कि आईपीसी 82 के हिसाब से बच्चे की उम्र 7 साल से कम होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। 73, आर बी डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक है। अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जा सकती। ये ऑप्शन ही इसका सही है। डडली स्टीफन का मामला है। 74, जनहित याचिका की उपयोगिता है। ए ऑप्शन उदारीकृत लोकस स्टैंडी, बी गैर प्रतिकूल कार्यवाही, सी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 75, याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है। ए ऑप्शन परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन है डीसी बनाम बिहार राज्य से संबंधित मामला है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक
या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है, या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है। इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा है? ऐसा कहा गया था, इसका जो सी ऑप्शन है, एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में। इसके बाद 77 झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटारा क्या है? इसका जो ए ऑप्शन है, सिविल प्रक्रिया की धारा 33, बी सीपीसी की धारा 35A बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 78 नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रति स्थापित सेवा से संबंधित है? इसका जो ऑर्डर 5 नियम 20 संबंधित है। सी ऑप्शन। 79 अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल है। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? धारा 7 एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 7 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 न्यायमूर्ति एबोट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक है। ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी, फिर साहस, उद्योग, बुद्धि, भगिमता, निर्णय और अध्यावृत्ति। बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 81 एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि सार्वजनिक कंपनी में निर्देशक की संख्या 3 होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही है। 82 एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? इसका जो बी ऑप्शन है, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। बी ऑप्शन। इसके बाद 83 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? यह 66A जो मामला था श्रेया सिंघल, आपको रट जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही है इसका। 84
एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। यह माना गया था सुंदर लाल बनाम गोवा सरकार, यानी कि सी ऑप्शन सही था। 85 कारखाना अधिनियम के अनुसार बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 86 आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि इसका ए ऑप्शन है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया। ए ऑप्शन के बाद बी जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता। सी जो कि केंद्र सरकार सरकारी राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यह तीनों हैं इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 87 जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई। जीएसटी का जो संविधान संशोधन है कब आया था? 2016 में आया था, लेकिन 101 बार संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, तब जीएसटी को लाया गया था, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 88 आपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है? यानी कि जो आपात्र है व्यक्ति तो मुकदमा किसके द्वारा निपटा जाता है? सीपीसी की धारा 33, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटा जाता है। ए ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, बी ऑप्शन है धारा 17, सी ऑप्शन है धारा 18 और डी ऑप्शन है धारा 20, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही है, धारा 6। इसके बाद 90 जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ए शामिल नहीं है, यानी कि जो जीएसटी कानून था उसमें मुद्रा को शामिल नहीं किया गया। लेटर ऑफ क्रेडिट, बी मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित, सी पे ऑर्डर, डी ट्रेवलर चेक, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, बी ऑप्शन सही होगा। 91 अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? जीएसटी परिषद गठित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन सही है। 92 अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है। भारतीय साक्ष्य इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 93 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार, ए ऑप्शन, बी अपने माता पिता
से अपने भाइयों के साथ किसी भूमि में विरासत का अधिकार। सी, अपने मृत पति की स्वयं अधिकृत किसी भूमि का उत्तराधिकार। डी, बिल्कुल उपयुक्त सभी, क्योंकि यह तीनों लागू हो चुके हैं 2005 से। धारा 6। 94 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25। ए ऑप्शन बच्चों की हिरासत से संबंधित है। बी, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव। बिल्कुल, स्थायी गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस से संबंधित है। 25। 95 एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है। यह बताया गया है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2) ए में, यानी कि सी ऑप्शन। 96 एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक ए, गोद लेने के लिए व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है। दूसरा, गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है। सी, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक। चौथा, इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया, इसके तहत उल्लेख किया गया। इसका जो ए ऑप्शन है धारा 6 सही होगा। इसके बाद 97 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में 2019 के पहले उसका कोई मतलब नहीं है, हस्तक्षेप योग्य होगा। सी, संयोजनीय है। डी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी ऑप्शन है। 98 मॉडल कानून UNCTRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा मामले में माना गया। इसका जो ए ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोल्ट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये ऑप्शन सही है। 99 मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में ये ऑप्शन पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, बी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलीफोन या दूरसंचार अन्य साधनों या आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है। सी, दावे और बचाव, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद 100 मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? धारा 4। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं AIB ऑल इंडिया बार एग्जाम में और 3 घंटे का समय होता है। अगर आपको कोचिंग करनी है तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा।
एक बार में आपका AIB एग्जाम क्लियर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, क्योंकि जो भी बच्चे AIB 19 के एग्जाम को हल्के में लेंगे वह फेल हो जाएंगे, क्योंकि AIB 18 का रिजल्ट देख लो, 52% बच्चे फेल हुए थे। इस बार तो 60% बच्चे फेल होंगे, देख लेना। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से अभी 1 महीने मेहनत करनी है, जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।